ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे साथियों जो चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। क्रैश कोर्स में वही क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऐसे तो डेरिवेशन ढेर सारे हैं, लेकिन उस डेरिवेशन को आपको कंप्लीट बताया जाता है जिसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है। टॉपिक को टच कर दिया जाता है ताकि आप उससे जुड़ी अन्य बातें भी जान पाएं और उसके तहत अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो नोट्स के माध्यम से भी सीख पाएं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्रैश कोर्स के बुक का कंटेंट कब मिलेगा। तो बच्चों अगर आपने क्रैश कोर्स परचेज ही किया है तो आप ये जान लें आपको हर एक सब्जेक्ट का जो बुक आने वाली थी क्रैश कोर्स के उसके सब्जेक्ट का एक एक करके सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों क्या पीडीएफ अपलोड होगा। हो सकता है आज शाम आपके टेक्निकल टीम जो है वो एक किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ अपलोड कर देगी, फिर कल 2 या 3 पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। ऐसे करके इसी सप्ताह भर में आपके सारे पीडीएफ अपलोड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, अर्थात आपको पूरा नोट्स जो है बुक वाला वो पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि पीडीएफ नोट्स आ जाएगा सर जो पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ लेंगे, वीडियो रुक रहा है बाबू। चलिए अब तो वीडियो नहीं रुक रहा है। हाँ तो अभी वीडियो सही है, ओनली 22 आ रहा है। नहीं आप बता दीजिए क्या अब वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बताइए, क्या अब बिल्कुल सही है, सब ठीक है सर, ओके। तो प्यारे साथियों हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। इसके ऑब्जेक्टिव हम लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव हम लोगों को सॉल्व करने हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो क्वेश्चन आने वाला है और पीडीएफ की जो आप डिमांड कर रहे हैं जो बच्चों बताया गया वो तो होगा ही, आपका पूरा सब्जेक्ट का उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए परेशान ना हो एकदम से कि सर आज ही भर में सब अपलोड कर दीजिए, कैसे भी करके है ना। तो टीम है वो बच्चों अपने हिसाब से भी वर्क करती है, टेक्निकल टीम भी, अर्थात बहुत सारा वर्क होता है। आपके पैनल पीडीएफ अपलोड होते हैं, वीडियो एप्लीकेशन में शिफ्ट होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, उसी बीच में पीडीएफ को भी मर्ज करके फिर अपलोड करना है। क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 भाई बुक को जिनको भेजना था अब वो बुक वाले अपने हिसाब से मर्ज करके छाप के बनाते बुक। अब लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि भाई मना कर दिया, तो अब वो चैप्टर वाइज है तो उसको कैसे ना कैसे अरेंज करके भेजा जाएगा ना। तो ये चीज़ है थोड़ा सा, ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन आने वाला है, तैयार हो जाइए। बताइएगा कि पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, किसी चालक की धारिता कितनी होती है, जल्दी से बताइए। किसी चालक की धारिता है। प्रश्न बहुत सरल भी आते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के भी आते हैं और कुछ बच्चों स्टैंडर्ड लेवल के बहुत कम ही आते हैं। कितने प्रश्न अच्छा पूछे जाएंगे आपको पता है, सेंटअप एग्जाम दे लिए हो तो 70 पूछे जाएंगे। बनाना कितने हैं, 35। तो आप 35 कौन से बनाओगे, जिनमें ज्यादा समय लगेगा वो वाले सरल वाले बनाओगे। ठीक है सर, गुरुजी सरल वाले बना लेंगे। लेकिन मैं कठिन प्रश्नों को भी हल करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि कठिन प्रश्न वाले ऑब्जेक्टिव जो हैं उनसे 2 नंबर का अगर लघुत्तरीय बन गया कि ये न्यूमेरिकल हल करिए, क्योंकि सॉल्व करने वाले भी प्रश्न होते हैं ना ऑब्जेक्टिव में, अगर उसका प्रश्न ऑब्जेक्टिव जैसा ना बना करके लघुत्तरीय जैसा बना दिया तब क्या करोगे आप, तो कम से कम उसको तो हल कर पाओगे आप। इसलिए प्यारे बच्चों ओवरऑल आप देखें तो 70 में ऐसी तैयारी करो कि कम से कम आपको 50 प्लस जरूर आए, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो कि भाई 35 वही टिक करेंगे जो एकदम हमें कंफर्म होंगे। तो इसलिए आपके 35 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो 500 के पेपर में 250 तो ऑब्जेक्टिव से आ ही जाएंगे। 6 सब्जेक्ट है, एक अंक घटा लोगे फिर भी 244 तो कंफर्म है, समझ गए। इस हिसाब से आप अगर देखेंगे बच्चों फिर प्रैक्टिकल मार्क्स हो गए, है ना। तो इस आधार पर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, है ना, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए पहला बच्चा कमेंट कर रहे हैं कि पहले का बी होगा सर, सी इज इक्वल टू बच्चा पार्टी। जो बच्चे बी टिक कर रहे हैं, बी फॉर बॉल, वो बिल्कुल गलत हैं। जो बच्चे डी टिक कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे डी टिक कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपान में वी। सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में वी। बताने की जरूरत नहीं है, अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने धारिता से संबंधित बात की है, फिर भी 1-2 बच्चों ने गलत कर दिया। क्यों भाई, मतलब आप रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो या तो मैं गलत हूं, आप या तो गलत हैं या तो मैं गलत हूं, दोनों लोगों में कोई एक गलत होगा आपके हिसाब से। जो लोग बी टिक किए हैं और जो लोग डी टिक किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब क्या कमी रह जा रही है वो आप बताओ ना। मैं 100 बच्चे अगर देख रहे हैं तो भाई 100 के 100 को सही से दिखाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं।
99% भी नहीं ये सोचता हूं कि 99% हो, बल्कि सोचता हूं हमारे सभी बच्चे 100% बात को समझें। लेकिन अगर उसमें से ऐसे एक दो कमेंट आते हैं तो दुखता है दिल कि इतना सरल क्वेश्चन उसमें से आप बी टिक कर रहे हो, ए टिक कर रहे हो, टी को सही नहीं बता पा रहे हो। गलत है, इसको आपको सुधारना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्यू अपान में भी, सॉरी सर डी देखे नहीं, देखना पड़ेगा, एग्जाम में देखना है ना, देख के आपको उत्तर देना है। टेस्ट दे रहे हो एकदम सही से सहूलियत के साथ पहले प्रश्न को समझो और फिर उसके बाद उसका उत्तर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आवेशित चालक की ऊर्जा होगी, आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 CV², ये भी याद रखना, 1/2 CV²। कहीं पर ई लिखा होता है, कहीं पर यू लिखा होता है। किसी भी संधारित्र की अगर ऊर्जा पूछ ले तो यही होगी 1/2 CV²। पी ऑप्शन टिक करना, ठीक है, 2 का बी, बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, यदि समान धारिता का n संधारित्राएं समानांतर क्रम में जुड़े हैं तब समतुल्य धारिता होगी। अरे गुड इवनिंग, अरे भाई आज हमने आप सभी का अभिवादन तो स्वीकार ही नहीं किया। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री राम, सभी का स्वीकार है अभिवादन। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आई थी, इसकी वजह से हम लेट हो गए, मतलब गड़बड़ हो गया, ठीक है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। अरे भाई हृदय तल में निवास करते हो आप लोग, है ना। चलो, तो समान धारिता का n संधारित्राएं समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगी। समानांतर क्रम जानते हो, n संधारित्र हैं, समान धारिता के हैं, मतलब प्रत्येक की धारिता कितनी, प्रत्येक की धारिता जो है मान लो, प्रत्येक की धारिता मान लो कितनी है, C है। अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, अगर वो C नहीं C1 मानो, यदि समान धारिता का n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता, प्रत्येक की धारिता कितनी, C1 है, तो जो C नेट आएगा, C नेट को हम कैपिटल C मान ले रहे हैं, कितनी बार n संधारित्र है, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, अनंत, इन्फिनिटी तक नहीं, CN तक, इन्फिनिटी नहीं CN तक, कह रहे हैं n संधारित्र हैं, तो जितने संधारित्र होंगे उतनी बार इसको जोड़ेंगे, अर्थात C बराबर होगा NC1। तो इसका ऑप्शन सही होगा C ऑप्शन। सभी बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं लगभग C ऑप्शन, तीसरे का C ऑप्शन सही होगा, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन ये होता है, प्रतिरोधों का वो होता है 1/, समांतर क्रम संयोजन, धारिताओं का संधारित्रों का संयोजन जो समांतर क्रम वाला होता है वो इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट, हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होगा, हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होगा, तो 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। ये प्यारे बच्चों हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। परावैद्युत सामर्थ्य हवा के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, ये याद रखने वाली बातें हैं। चौथे का ये बिल्कुल सही बच्चों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक मतलब कैपिटल के जो होता है वो 1 होता है। हवा के लिए, निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विभवांतर के लिए कौन सही है, तो आप कहोगे VB - VA बराबर WAB/Q। बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि इनमें WAB/Q कुछ जैसा दिख नहीं रहा, अर्थात ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका। विभवांतर के लिए मैंने बताया भी था, कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, 5 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के लिए सही है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर विभव निकालना हो किसी भी बिंदु के लिए, मैंने बताया था, डेरिवेशन किया था, V = 1/4πε0 P cos θ/r², बोलो यही था। अगर अच्छी स्थिति के लिए होगा तो केवल P/r², अगर निरक्षी स्थिति के लिए होगा तो V = 0 ही आता है। तो बच्चों यहां पर देखो r की घात के कितने के अनुक्रमानुपाती, r की घात अगर ऊपर ले जाओ तो r की घात -2 मिलेगा। यहां पर देखो क्या है, जी हां C ऑप्शन सही होगा, अर्थात 6वें का C ऑप्शन सही होगा। 6वें का क्या है, 8वें का होगा ना, 7वें का C है ना, 7वें का C ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ भाई 7वें का ही C होगा, 7वें का C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। 1 माइक्रोफैरेड के बराबर होता है, 1 माइक्रोफैरेड के बराबर होता है 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ फैरेड। ये डी जैसे ब्रेकेट होता है, यहाँ पर ब्रेकेट नहीं बन पाया, शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, वैसे यहाँ पर ब्रेकेट होता है, ठीक है, वैसे यहाँ ब्रेकेट होता है, ठीक है। 1 × 10⁻⁶। चलिए नेक्स्ट, गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है, गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है C = 4πε0r, A मतलब C = 4πε0r। गोलीय चालक की धारिता, अगर कोई गोलीय चालक r त्रिज्या का है तो उसकी धारिता इस प्रकार से होगी, इसका केंद्र है O, 4πε0 R। समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित खोखले धातु के गोले के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होता है? अगर कोई भी आवेशित खोखले गोले का धातु है, मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि उसके केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा, सतह पर दुगना, सतह पर आधा, शून्य, सतह पर के समान। तो याद रखना कि विद्युत विभव किसी गोले के लिए प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, केवल गोले से जब बाहर जाएंगे तब बदलेगा, लेकिन सतह के भीतर, सतह पर सब जगह समान होता है। सभी जगह क्या होता है बाबू? समान होता है। क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कहां गया, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य किया जाता है क्योंकि पृथ्वी को हमने बताया था ना कि इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है पृथ्वी का। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है। पृथ्वी एक अच्छा चालक है, पृथ्वी को एक अच्छा चालक माना जाता है। आप देखे होंगे घर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है उनकी छतों में एक चालक छड़ लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो चालक छड़ जब भी कभी बिजली कड़कती है बारिश के समय, तो बिजली अगर मकान पे गिरने वाली होगी तो चालक छड़ क्या करती है, उस बिजली को अपनी ओर खींच लेती है। जब अपनी ओर खींच लेती है तो वो बिजली पृथ्वी पर चली जाती है, क्योंकि वो पृथ्वी से जुड़ी हुई होती है, तो सारी बिजली पृथ्वी पर चली जाती है, क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है। नेक्स्ट, एक परमाणु नाभिक Z बराबर 50। अच्छा, Z बराबर 50, Z को हमने क्या बताया, पूरी फिजिक्स पढ़ चुके हो फुल कोर्स में। Z बराबर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, जिसे आप कहते हो परमाणु क्रमांक। Z को क्या बोलते हो? परमाणु क्रमांक। ध्यान से सुनना। और यही क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। यही किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग बताओ, जो मैंने बताया था कि यही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या के बराबर होता है। किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु की प्यारे बच्चों हम बात करें, तो उस परमाणु के भीतर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर उस परमाणु के भीतर प्रोटॉनों की संख्या पूछे तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो Z बराबर 50 दिया गया। जिसकी त्रिज्या, कोई भी नाभिक है जिसकी त्रिज्या R बराबर बाबू कितना दिया गया है, तो 9 गुणे 10 की घात माइनस का 15 मीटर पूछा दिया गया है। उसके सतह पर विद्युत विभव होगा। विद्युत विभव का सूत्र प्यारे बच्चों सतह पर के लिए हो तो 1/4πε0 Q/r। अगर सतह के भीतर हो तब भी यही सूत्र लगाना। अगर सतह के भीतर किसी बिंदु पर पूछेगा तब भी यही सूत्र लगाना। अब देखो Q तो यहां पता नहीं, तो आप लोग एक सूत्र लगा सकते हो क्या, 1/4πε0। Q की जगह बच्चों Ne रख देंगे, Ne/r। n क्या? प्रोटॉनों की संख्या। n का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न विभव, क्योंकि यही आवेश वाहक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उन्हीं के द्वारा विभव बन सकता है। तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश पता है, त्रिज्या की वैल्यू पता है, n की वैल्यू 50 है जो कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, अर्थात सब कुछ पता है। इस टोटल की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणे 10 की घात 9 होती है। v बराबर रख दीजिए वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9। v बराबर 9 गुणे 10 की घात में 9 गुणे में इस टोटल की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, n की वैल्यू कितनी है? 50 है। गुणे E की वैल्यू कितनी है? तो 1.6 गुणे 10 की घात में माइनस का 19 है। बटे में R की वैल्यू कितनी है? 9 गुणे 10 की घात माइनस 5, माइनस 15 है। ठीक है, माइनस 15। तो बच्चों यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट, माइनस 15 से माइनस 19 माइनस का 4 होगा, माइनस 15 का माइनस 19 क्या होगा? माइनस का 4 होगा। दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे, आगे एक अंक है, एक जीरो बढ़ा लेंगे। भाई दशमलव हटाया, दशमलव के आगे एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा लिए, 10 बन गए नीचे। ये 10 से ये जीरो कैंसिल आउट। आप देखो क्या बच रहा है, ध्यान से देखना। यहां पर v बराबर 10 की घात 9 है, 10 की घात माइनस 4 यहां बचे हैं, तो 9 में 4 गए, 5 बचे। ये 16 गुणे 5 मतलब 16 पंजे 80 हुआ, 80 गुणे 9 में माइनस 4 घटे, 10 की घात 5 बचे। इतने वोल्ट बच्चों आ गया, इतने वोल्ट आ गया। समझ गए? वीडियो रुक जाता है क्या बीच बीच में? कैमरे में कुछ दिक्कत आ रहा है। चलिए, अभी कैसा है? थोड़ा वेट करिए, फिर सही हो गया है, अर्थात थोड़ी देर में आपके पास सही हो गया। हाँ ठीक, चलो। तो बच्चों ये 80 गुणे 10 की घात 5, अर्थात यहां से v बराबर 8 गुणे हम 10 की घात 6 वोल्ट लिख सकते हैं। तो 8 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो नहीं चल रहा है, नेटवर्क तो सही है, वीडियो नहीं चल रहा है। चलिए, अब सही हो गया।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो यहां से अगर थोड़ा सा दिक्कत हुआ था तो मैं समझा देता हूं कैलकुलेशन में क्या हुआ बाबू। यहां से अगर कोई दिक्कत हुआ तो मैं समझा देता हूं। 1/4πε0 की मैंने वैल्यू रखी कितनी, 9 × 10⁹ n की वैल्यू जो कि परमाणु क्रमांक z बराबर दिया गया, z बराबर 50 परमाणु क्रमांक वाला कोई नाभिक है, तो उसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात n बराबर ही 50 है, तो यहां n बराबर 50 लिख दिए। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 वो लिख दिए। ठीक, अच्छा r की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू 9 × 10⁻15 लिखे, 9 से 9 कटा, 10⁻15 से -19 से हटे तो -4 बचे, 10�9 में -4 घटे 10⁵ गए, 1.6 था, लेकिन ये इसके आगे 0 था तो ये इसके आगे एक अंक था, अर्थात ये 0 कैंसिल आउट। लो 1 हटाया मैंने 1 लिखा, आगे एक अंक था, एक 0 बढ़ाया, इस 10 से ये 0 काट दिया। कुल मिला के 16 × 5 आया 80 और 10⁵5 ऊपर बचे, तो 80 × 10⁵5, 8 गुणे इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो अर्थात 10�6 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत विभव बराबर होता है, तो सभी को पता है V बराबर होता है W/Q, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव सतह के बीच का कोण कितना होता है, तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री होता है। हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। किसके, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव सतह के बीच का कोण। नेक्स्ट, संधारित्र द्वारा संग्रह विद्युत ऊर्जा है 1/2 QV, सही बात है। CV²/2 ये भी सही है। Q²/2C सही है। बच्चों यहां पर जो C है ना वो संधारित्र की धारिता होती है, तो ये सारे सूत्र ही संधारित्र द्वारा संग्रह विद्युत ऊर्जा के हैं, अर्थात बच्चों इसका उपरोक्त डी ऑप्शन सही होगा। ये सारे सूत्र आपको याद भी होने चाहिए, आपको याद भी होने चाहिए। भैया जी आपकी वॉच पसंद है, मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा, नई वॉच आपको खरीद के हम दे देंगे। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर होता है, इसके लिए आपको सिर्फ स्टूडियो नहीं आना होगा बल्कि आपको कुछ रैंक लेकर के आना होगा, तो वॉच नहीं इससे भी बड़ा गिफ्ट देंगे, पक्का देंगे। ठीक है, नहीं ऐसे भी मिलने आ जाओगे, बता दोगे कि हम वही हैं सर जो कमेंट किए थे, तो पक्का आपको वॉच मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है भाई, इतने प्रेम से आओगे तो फिर क्या करेंगे, लेकिन जितने लोग हो अगर उतने लोग चले आओगे, टारगेट बोर्ड का सामान कुछ बेच के आपको वॉच देना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, आ जाना, ठीक है, मिलने आ जाना। 1 वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है प्यारे बच्चों, V बराबर क्या होता है, W/Q, मतलब जूल प्रति कूलाम, तो 1 जूल प्रति कूलाम प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, यदि पराविद्युत माध्यम का सिल्ली संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच रखने पर उसकी धारिता क्या होती है, प्यारे बच्चों C बराबर हम लोग पढ़े थे K/A/0/d। यहां पर क्या देखा कि C प्रोपोर्शनल टू K है, K क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक। यहां माध्यम के रूप में क्या इस्तेमाल की जा रही है, पराविद्युत माध्यम का सिल्ली संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जा रहा है। अगर K बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, अर्थात क्या होगी, संधारित्र की धारिता बढ़ती है। समझ गए। नेक्स्ट, किसी गोलीय संधारित्र की धारिता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, किसी गोलीय संधारित्र की धारिता, किसी गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र अगर पूछ रहा है तो उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, त्रिज्या के समानुपाती होती है, याद रखना। नेक्स्ट, 2 संधारित्रों की धारिता समान है जो कि C है। अच्छा इन्होंने ये भी बता दिया कि 2 संधारित्र हैं, 2 संधारित्र हैं, एक ये, 2 संधारित्र हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों की धारिता कितनी है, C है। ठीक है, यदि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ भी देते हैं, ये लो जुड़े हैं। इनमें से एक संधारित्र के बीच में, प्लेटों के बीच में K पराविद्युत वाला माध्यम भरा हुआ है, अर्थात एक संधारित्र के बीच में क्या है, K पराविद्युत वाला माध्यम भी रखा हुआ है, इसमें नहीं है, तो समतुल्य धारिता होगी। जरा देख लो ऑप्शन किस प्रकार के हैं, समतुल्य धारिता कैसे होगी, कैसे निकालना है बच्चों। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो अगर हम श्रेणी क्रम के लिए C नेट निकालें या CS लिख लो सीरीज के लिए, तो 1/C प्लस इसके लिए क्या लिखोगे, दूसरे संधारित्र की धारिता केवल 1/C नहीं लिखोगे, समान तो है लेकिन दूसरी संधारित्र की प्लेटों के बीच K पराविद्युतांक वाला माध्यम है तो 1/KC लिखोगे। सर ये कैसे आया, KC क्यों लिख रहे हैं बच्चों। अगर मैं मान लूं कि C1 की वैल्यू K/A/0/d है, क्योंकि ये क्या है, वायु है। इसकी वैल्यू मैं मान लूं C2 बराबर, तो ये क्योंकि पराविद्युतांक वाला माध्यम रखा है K, तो हम कहेंगे K/A/0/d। याद करो वायु के लिए मैंने ये बताया था, K पराविद्युतांक वाला बीच में माध्यम हो तो ये बताया था। सभी की धारिता तो समान है ना, C बराबर C1, धारिता तो सबकी समान है, अर्थात यहाँ C1 की जगह C लिख, इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं C, तो C2 बराबर क्या होगा
के सी लिखेंगे, है ना, के और गुणे में ये इस टोटल की वैल्यू क्या है, सी है, लिख देंगे। तो वही चीज यहां पर हमने लिख दिया है के सी। ठीक, अब इसको हल करो जरा। यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, मतलब क्या एलसीएम है, के सी ही एलसीएम है। ठीक, सी से के सी को भाग दीजिए तो कितना आएगा, के आएगा, ऊपर के लिखेंगे, प्लस के सी से के सी को भाग दीजिए तो एक बार जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब 1 बचेगा, के प्लस 1 अपान में सी के सी। लेकिन ये 1 अपान में सी एस की वैल्यू है, इसको पलटेंगे जब ऊपर ले जाएंगे तो इस तरफ का भी पलटेंगे, वो क्या बन जाएगा, के सी बटे में, ये हर में लिखा जाएगा 1 प्लस के, तो के सी बटे 1 प्लस के, अर्थात ए ऑप्शन बाबू इसका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। मैक्सिमम बच्चे ही टिक कर रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा प्रति इकाई आयतन ऊर्जा संग्रह होता है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ओहो यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, डी ऑप्शन सही होगा। समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा प्रति इकाई आयतन में संग्रह ऊर्जा का सूत्र याद रखना बाबू, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कुछ बच्चों को क्रैश कोर्स के भीतर ये लग रहा होगा कि सर इसका डेरिवेशन नहीं कराया गया, तो बच्चों हर एक चीज का डेरिवेशन आपको क्रैश कोर्स के भीतर नहीं कराया गया है। इंपॉर्टेंट का डेरिवेशन उसके लघुत्तरी प्रश्न भी बताए गए हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव जिन सूत्र से समझ सकते हो, सूत्र जो पूछे जाते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओवरऑल सभी टॉपिक से टच कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़ा सा इसमें समझ में कम आ रहा है कि सर हम क्रैश कोर्स से ही केवल जुड़े, पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप याद कर लेना कि समांतर प्लेट संधारित्र की द्वारा प्रति इकाई आयतन की ऊर्जा संग्रह होता है, कितना होता है, तो ये एक प्रकार का सूत्र है जो कि आपको याद रखना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप समझ गए, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई क्या है, ये भी पता है आपको, क्योंकि इतना तो सब बताए ही है कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ई विद्युत क्षेत्र, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा n का मान संभव नहीं है Q बराबर Ne में। अब बताओ, हमने ये भी बताया था, आवेश के क्वांटीकरण का पहला लेक्चर याद करो, Q बराबर Ne में यहां पर मैंने बताया था कि जो n होगा वो प्लस माइनस n बराबर प्लस माइनस 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, या केवल प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे, जीरो नहीं, प्लस माइनस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये हो सकता है। n का मान कभी भिन्नात्मक नहीं होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है, 4.2 नहीं हो सकता, भिन्नात्मक कभी नहीं हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र, अच्छा अभी ये क्वेश्चन देखो, 2 बार टिक हो गया था। विभव प्रवणता बराबर होता है, अभी पिछले लेक्चर में ही बात की थी, विभव प्रवणता dv/dx या dv/dr, इसका सी ऑप्शन सही होगा। विभव प्रवणता सी ऑप्शन सही होगा। विभव प्रवणता किसके बराबर, dv/dx। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कौन सत्य है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता a एप्सिलॉन नॉट अपान में d, a एप्सिलॉन नॉट अपान में d। समांतर प्लेट संधारित्र पता है, 2 प्लेटें, एक प्लेट में आवेश दिया गया, दूसरे में प्रेरण के कारण आवेश, इसको हमने धनावेश दिया, प्लेटों के बीच की दूरी d, इनके अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A, ठीक है, सबको पता है, बीच में विद्युत क्षेत्र E है, पता है, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, समांतर प्लेट संधारित्र, इसी का तो मैंने डेरिवेशन किया था। अगर वायु के लिए बात करेंगे तो a एप्सिलॉन नॉट अपान में d, अगर कोई इनके बीच में k परावैद्युतांक वाला माध्यम होगा तो ये हो जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट अपान में d, ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट, 1 फैराड किसके बराबर होता है, 1 फैराड किसके बराबर होता है, तो 1 कूलाम प्रति वोल्ट ऐसा होता है। c इक्वल टू होता है q अपान में v, c Q अपान में V, Q कूलाम का मात्रक, C आवेश का मात्रक कूलाम और V विभव का मात्रक वोल्ट, तो इसको हम CV इनवर्स लिख सकते हैं, अर्थात 1 CV इनवर्स बाबू, इसका B ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, B ऑप्शन सही होगा। किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश होगा, किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित 2 प्लेटें होती हैं ना संधारित्र की, इसको प्यारे बच्चों इसमें 2 प्लेटें होती हैं, इसको आवेश देते हैं और इसमें आवेश बाहर निकलता है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। अगर हम Q नेट देखेंगे ना तो टोटल आएगा 0। सभी आवेशों, दोनों प्लेटों पर आवेशित संग्रहित तथा आवेशित प्लेट, इसमें आवेश संग्रहित होता है टोटल, और जितना आवेश इस पर आ रहा है ये प्लस और ये माइनस, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 होगा बाबू। संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट, 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी धारिता क्या होगी, अरे भैया C प्लस C, अगर कुल धारिता हम C नेट निकालेंगे समांतर क्रम की तो C प्लस C बराबर 2C, समान धारिता है, दोनों की C है, तो ही जोड़ने समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का योग 2C आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान होता है, आवेशित खोखले गोले के भीतर कोई भी गोला है तो वो आवेशित है, ठीक है, वो क्या है, आवेशित है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा बाबू। विभव क्या होगा, एक समान होगा,
बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के कारण मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। आप सभी को ये पता है भैया, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान में r स्क्वायर। तो किसके समानुपाती है? v समानुपाती 1/r², 1/r²। इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या बाबू? इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, सी। वेरी गुड। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब ये देखो, ये सूत्र याद रखने वाला है। P tan थीटा P sec थीटा होता नहीं है, P1 - cos थीटा होता है। सर ये क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र कहीं पर फैला हुआ है, मान लो इस कमरे में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर, यह विद्युत द्विध्रुव है +q - q आवेशों से मिलकर बना है। इसको अगर हम घुमाएंगे तो इसमें घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P1 - cos थीटा। ये सूत्र आता है हल करने पर। नेक्स्ट, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैरड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? हमें चाहिए कितना? 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र, लेकिन हमारे पास 5 वाला नहीं है, हमारे पास 2 वाला ही संधारित्र है, 2 वाला ही कैपेसिटर है, जो कि पंखों में लगाया जाता है। कैपेसिटर संधारित्र का मतलब जो पंखों में लगे होते हैं, और भी जगह यूज होते हैं कैपेसिटर। अब बताओ क्या किया जाए? ये तो बड़ी समस्या वाली बात। 2 ही माइक्रोफैरड का है, बनाना 5 वाला है, लगाना उसमें 5, तभी पंखा चलेगा। तो 2 वाले कितने यूज कर सकते हो? कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम कितने यूज कर सकते हो भाई? समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 + 2 प्लस, भाई यही सीधे सीधे जोड़ के ज्यादा ला सकते हैं, बराबर 6 हो जाएगा, जो कि 5 से ज्यादा हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया, 2 ही जोड़ो, 2 ही जोड़ सकते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे 2, तो ये आ गया 4 माइक्रोफैरड। अब बताओ, अभी तो 4 ही पहुंचा, हमको तो 5 बनाना है। तो चलो श्रेणी क्रम में जरा जोड़ के देखते हैं, कितने को जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में? 2 को जोड़ दो, 1/2, 1/2। 2 संधारित्र लिए, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, 1/2, 1/2 क्या बना? 2/2, 2/2 कटा, ये क्या बना? 1 माइक्रोफैरड। अब ये जो 1/, इसमें 1/1 बनेगा, पलटेंगे तो CS बराबर क्या आया? 1 माइक्रोफैरड। अब 1 और 4 मिलके क्या बन जाएंगे? अर्थात C नेट जो होगा, अगर अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें, अब इन दोनों को समांतर क्रम में तो बच्चों क्या हो जाएगा? Cp + CS बराबर 4 + 1 बराबर क्या? 5 माइक्रोफैरड। ये 1 माइक्रोफैरड और ये 4, दोनों को फिर समांतर क्रम में जोड़ दें तो 5 माइक्रोफैरड आ गया। हमने कुल कितने 2 माइक्रोफैरड वाले कुल कितने संधारित्र लिए? तो 1 ये, 1 ये, 1 ये, 1 ये, टोटल 4। अर्थात इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 संधारित्र। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? 4 संधारित्र होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जब कोई ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? अरे भैया, अगर किसी वस्तु में हम ऋणावेश हो जाएगा, अर्थात उसमें क्या आए हैं? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, अर्थात द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, अगर उसमें ऋणावेश देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, अर्थात वृद्धि होगी मास की। विद्युत विभव की विमा कितनी होती है? इसका जवाब आप लोग दीजिए। V बराबर W/Q की मैं बात कर रहा हूं। Q, W की विमा mL2T - 2 होती है, और Q आवेश की विमा AT होती है। अब जरा हल कर लो। mL2 ठीक है, T ये -1 ऊपर गया तो -3 हो गया, ठीक है, A -1 बन जाएगा। ए ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन प्यारे बच्चों विद्युत विभव की विमा है। याद हो जाएगा तुरंत, अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप विमा निकालना सीख जाओगे, खुद से आप विमा निकालना बच्चों सीख जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ा बूंद बना लिया जाता है, तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव में क्या अनुपात है? देखो जरा, अनुपात 8:1, 4:1, 2:1, 1:8। क्या उत्तर टिक करोगे? इनका कहने का अर्थ है कि 8 छोटी छोटी बूंदे, ये 8 छोटी छोटी बूंदे मिल करके एक बड़ा बूंद बना लेती हैं, बूंदा। क्या बना लेती हैं? बूंदा। अगर छोटी बूंद की त्रिज्या R, इनमें प्रत्येक में उपस्थित आवेश Q हो, तो कह रहे हैं इनके विभव में, अर्थात अच्छा देखो, प्रत्येक का विभव यहां पर कितना होगा? प्रत्येक का विभव, प्रत्येक का विभव V बराबर हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q अपान में त्रिज्या कितनी? R। इसकी बड़े बूंद की त्रिज्या, ये कौन सा बूंद है? बड़े बूंद, बड़ा बूंद, बड़ा बूंद। बड़े बूंद की त्रिज्या हम क्या मान ले रहे हैं? कैपिटल R। तो इसमें उपस्थित जो विभव होगा V अपान में, ये V2 मान लो, इसको V1 मान लो, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान में R। ये Q का है, प्रत्येक में उपस्थित आवेश Q Q Q Q Q 8 छोटी बूंदों से मिलकर के बना है। तो यहां पर बच्चों अगर हम कैपिटल Q की बात करेंगे तो 8 स्मॉल Q से मिलकर के बना है, 8 स्मॉल Q से मिलकर के बना है। चलो Q की वैल्यू पता होगी, ये कैपिटल R की त्रिज्या कितनी वैल्यू आएगी? क्योंकि स्मॉल R तो दिया गया है कि भाई स्मॉल R, प्रश्न में कहा, हमने तो अपने आप से माना ना कैपिटल R। इस कैपिटल R को स्मॉल R में कैसे चेंज किया जाए? प्यारे बच्चों, जो छोटी गोली का कुल आयतन होता है, याद रखना,
8 छोटी गोलियों का कुल आयतन, गोलियों का कुल आयतन जो होगा, 8 छोटी गोलियों का जो 8 छोटी गोलियों का जो कुल आयतन होगा वो एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा, एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। यही 8 छोटी बूंदें, यही 8 गोलियों की जगह बूंदों का ना, 8 छोटी बूंदों, यही 8 छोटी बूंदें मिलकर के ही तो ये बड़ा बूंद बना रही हैं, बड़ा बूंदा वही तो बना रही हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो बड़ी छोटी बूंद होती है, छोटी बूंदों का जो कुल आयतन है वो एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा, आयतन कभी नहीं बदलता है। तो अगर हम आयतन निकालें तो 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन ना, 8 छोटी बूंदों का कुल का आयतन कितना, 8 से गुणा करा दो, एक बूंद का आयतन कितना, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर त्रिज्या है। बड़ी बूंद का आयतन तो केवल एक ही गोला तो है, तो किसी से गुणा कराने की जरूरत नहीं, 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी मानी, कैपिटल आर क्यूब। यहां पर देखो बाबू कैंसिल आउट क्या हो जाता है, यहां पर 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट। यहां जो 8 आर क्यूब लिखा हुआ है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, अर्थात इधर लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब बराबर ये कैपिटल आर का होल क्यूब। दोनों तरफ तुलना कराएंगे तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, r बराबर 2r लिख सकते हैं, r बराबर कितना लिख सकते हैं 2r। अब बच्चों अगर हम v2/v1, क्योंकि प्रश्न में कहा है तो बड़े बूंद के विभव मतलब v2 तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात क्या है मतलब v1, तो पहले ऊपर बड़ा बूंद का विभव लिखना, फिर नीचे छोटे बूंद का विभव लिखना। बड़े बूंद का विभव यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/में कैपिटल R, यही लिखेंगे, ठीक है सर। बटे में v1 की वैल्यू v1 की वैल्यू ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/में स्मॉल r। अब ध्यान देंगे बच्चा पार्टी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। जी गुरु जी, कैपिटल क्यू बचा, कैपिटल क्यू की वैल्यू है 8q के बराबर, बटे में कैपिटल R की वैल्यू है 2r के बराबर। जी गुरु जी, बटे में ये तो q/में r है, q/में r, ये q/में r, ये q/में r, ये दोनों क्या हो जाएंगे बाबू कैंसिल आउट। 8/2 बचेगा, अर्थात v2/v1 बराबर बचेगा 8/2, 2 चौके 8, 4/1, 4:1 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब होगा। हल करना पड़ेगा, हल करने से दूर भागोगे तो नहीं हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, याद रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तीव्रता तो सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र E के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो अगर थीटा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान ली जा रही है, थीटा कोण पर द्विध्रुव आघूर्ण है स्थिति में द्विध्रुव की, तो -Pe होगी। बी इसका ऑप्शन सही होगा, -Pe वेक्टर लगा हुआ है। नेक्स्ट, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है 9 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब 1/CS धारिता का 1/9, 1/9 प्लस 1/9, 3 ही तो है, तो 3/9, 3 3 9, CS बराबर 3, यही आपका उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, CS बराबर 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड सही हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विद्युत धारिता की विमा कितनी है। विद्युत धारिता की विमा C बराबर Q/V, तो ये क्या बताओ भाई, हल करके बताओ। ये इसकी विमा AT, ठीक है सर, इसकी विमा ML2T-3A-1 ये होती है। हल कर लो, ये बन जाएगा M-1 L-2 T4A2, M-1 L-2 T4A2, ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। विद्युत धारिता की विमा होती है, इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हल कर लीजिए, अपने आप से खुद हल कर सकते हो। नेक्स्ट, धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक बाबू अनंत होता है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। नेक्स्ट, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता है, ऑप्शन दिख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे। इसमें समझना होता है कौन श्रेणी क्रम में होगा, कौन समांतर क्रम में होगा। तो इस जगह से देखो चलना शुरू करोगे आप, इसके किसी, चाहे यहां से चलना शुरू करो, चाहे यहां से चलना शुरू करो, कैसे भी, लेकिन पहले ध्यान देना कि अगर कुछ इस प्रकार का चित्र दिखे ना, तो मतलब वो समांतर क्रम में, दोनों ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में। कैसे सर, तो इससे आगे जब चलते हैं बाबू, इससे आगे चल रहे, तो यहां पर देखो इस जंक्शन पर जब पहुंचे तो 3 रास्ते मिल रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर।
जहां से आए हैं। तो टोटल इस बिंदु पर 3 रास्ते मिल गए, अर्थात संधारित्र की इस प्लेट और आगे मिल रही किसी भी संधारित्र के प्लेट के बीच कैसा संयोजन होगा, तो समांतर क्रम संयोजन होगा। और समांतर क्रम संयोजन के लिए संधारित्र के ये 3 और 2 आपस में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। Cp बराबर ये तीनों 3 और 2 सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 3 + 2 = 5 माइक्रोफैरड। अब देखो क्या बन जाएगा भाई, इन यहां पर है बिंदु ए, यहां पर है बिंदु ए, यहां पर देखो इन दोनों को जोड़ करके तो अब एक बन गया ना, ये लो एक 5 माइक्रोफैरड ये, और इसको पूरे के बाद ये एक 4 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, यहां पर ये 4 माइक्रोफैरड, इसके बाद है बिंदु बी यहां पर, तो ये 4 माइक्रोफैरड का। अब ये कैसे संयोजन बन गए, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए 1/CS बराबर 1/5 + 1/4 बराबर एलसीएम कितना 5 चौके 20, 4 इधर प्लस 5 चौके 20, तो 5 चौके 20, सॉरी फिर से देखो 5 चौके 20 एलसीएम लिए, 5 चौके 20, 4 बार गया, ठीक है 4 से भाग दीजिए 20 को, तो 4 × 5 = 20, तो 5 यहाँ आएगा, बराबर क्या बनेगा 9/20। ये 1/CS की वैल्यू हमें CS निकालना है, तो पलट देंगे, मतलब 20/9 माइक्रोफैरड ये आ जाएगा। 20/9 माइक्रोफैरड कहां पर ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 20/9 माइक्रोफैरड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, सभी को पता है 1/4πε0 Q/r। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान यही होता है 1/4πε0 Q/r। नेक्स्ट, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है बच्चों, पानी का परावैद्युतांक मतलब K की वैल्यू जो होती है वो 80 होती है। K की वैल्यू पानी के लिए, वायु के लिए अगर कहें K = 1, किसके लिए, वायु के लिए 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होगी, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होगी, तो 4πε0 × r, बी ऑप्शन होगा। भैया पृथ्वी कितनी त्रिज्या है, R है, तो किसी गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, संधारित्र थोड़ी बोल रहा हूं, चालक बोल रहा हूं, कोई गोलीय चालक पृथ्वी क्या होती है, गोलीय चालक है, इसकी धारिता क्या होगी 4πε0 r, बताया था, इसका छोटा से तो डेरिवेशन था। नेक्स्ट, वांडी ग्राफ जनित्र से क्या प्राप्त होता है, अच्छा हाँ, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों एक वांडी ग्राफ जनित्र भी है, आप लोग पढ़ जरूर लेना, बाद में नहीं कहना कि सर आपने ये बताया ही नहीं था। वांडी ग्राफ जनित्र प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो वांडी ग्राफ जनित्र को पढ़ लेना। प्राप्त होती है क्या, उच्च वोल्टता प्राप्त होती है, उच्च वोल्टता। नेक्स्ट नहीं है, खत्म हो गए प्यारे साथियों। ये सारे क्वेश्चन लगभग 45+ क्वेश्चन थे, मैं कह सकता हूं 47 या 48 क्वेश्चन थे। कैसा लगा आप लोगों को इनको सॉल्व करके, मैंने देखो इसमें बताया 3 से 4 प्रश्न आपको संधारित्रों के संयोजन के मैंने रखे। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जो हल करने वाले प्रश्न थे बाबू, एक प्रश्न ये हल करने वाला था, ठीक है, चित्र वाला था, ये चित्र वाला प्रश्न था। ठीक इसी प्रकार ये भी एक संधारित्र के संयोजन से संबंधित हल करने वाला प्रश्न था। ये वाला त्रिज्या छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के बड़ी बूंद बनाई जाती है, इस प्रकार के 1-2 प्रश्न और भी होंगे आपकी बुक में, तो हल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये भी हल करने वाला था, और ये भी आपका हल करने वाला ही प्रश्न था, जिससे न्यूमेरिकल बन सकता है अलग से, जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव में ही ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, ठीक। इसी प्रकार ये भी थोड़ा बहुत हल करने वाला ही था, हल करने वाला ही प्रश्न था, समझ गए, थोड़ा बहुत हल करने वाला ही प्रश्न था। ये वाला भी आपका प्रश्न हल करने वाला था, एक परमाणु का नाभिक जिसमें Q = Ne की वैल्यू रख करके विभव की वैल्यू निकाले, ठीक है। इस प्रकार से मैंने जो आपको सिखाया ये भी हल्का फुल्का प्रश्न हल करने वाला ही था। अर्थात आज की क्लास में मैंने जो ओवरऑल आपको बताया बच्चों, न्यूमेरिकल भी इसी में सॉल्व है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव मदद तो करेगा, आप सरल ही हल करना है। मैं भी यही कहूंगा आपको, एग्जाम में सरल प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव में हल करने, कठिन नहीं लगाने, समय नहीं जाया करना है, लेकिन यहां पे प्रैक्टिस आपको करनी है। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कठिन वाले में भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी मदद करेंगे। लघुत्तरी प्रश्न अगर 2 अंक में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको सॉल्व करने में आपकी मदद होगी, ठीक है। तो ये ना समझे कि ये हल करने वाले ऑब्जेक्टिव तो हम वहां नहीं करेंगे, वहां तो 70 में 35 बनाएंगे, तो अभी क्या हल करने की जरूरत है, नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस कर देते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की। उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे, और बच्चों बुक के लिए आप लोग बहुत परेशान नहीं होंगे, बुक आपको अपलोड कर दी जाएगी। जो बात कही गई है उसका साक्षी हूं मैं भी जानता हूं आपको बुक की जरूरत है, पीडीएफ। अच्छा ये बताइए कि पीडीएफ बच्चों, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल पीडीएफ होता तो वो बात अलग थी, वाकई में वो बुक के लिए तैयार किया गया कंटेंट था, बस व्यवस्थाओं के चलते ज्यादा लेट हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने डिसीजन किया कि जो बच्चे क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे फुल कोर्स से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए हम ये पीडीएफ फ्री कर पाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो पीडीएफ प्यारे बच्चों, जो बुक का पीडीएफ पूरा कंटेंट बुक वाला आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे प्रश्न आप उसके पढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपका, कोई भी उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। उन सभी प्रश्नों को अगर आप पीडीएफ वाले तैयार कर लेते हैं तो भरोसा रखिए आपका बेहतरीन अंक आएगा।
तो बच्चों मन लगा करके मेहनत करते रहिए। उम्मीद है जितने बच्चे क्रैश कोर्स से जुड़े होंगे, मुझे नहीं पता आप किस जिले से हैं, किस गांव में रहते हैं, कैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं, लेकिन इतना भरोसा आप पर भी मुझे है कि जब आप लोगों के बीच में से बेहतरीन अंक आएंगे तो वो आपकी मेहनत होगी, आपका खून पसीना बहाया हुआ होगा, वो मेहनत पे बस आपके मुख से इतना सुनना चाहूँगा कि हाँ, मैं इन गुरुजी के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रहा था जिससे मेरा ये अंक प्राप्त हुआ है। तो बच्चों बहुत बहुत खुशी होगी, वो दिन वो पल हम भी इंतजार करेंगे फरवरी के बाद जब मार्च में रिजल्ट सुनाया जाएगा। अभी फरवरी तक तब तक उस दिन के लिए मेहनत करते रहिए जिस दिन के लिए हम और आप मिलना चाहते हैं। तो बच्चों जी जान लगा दीजिए, घर में अपनी परिस्थितियों के लिए ना सही उन बूढ़ी आंखों के लिए सोचना जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, अर्थात आपके माता पिता, अपने घर के जो भी बड़े अभिभावक हैं जो आस लगा के बैठे हैं मेरा नाती मेरा नातिन अच्छा परफॉर्म करेगी। सोचिए आपके घर में दादा बाबा भी होंगे, आजी भी होंगी, तो वो लोग भी आस लगा करके बैठे हैं और बड़ा गुनगुनाते हैं, गाते हैं घर पे। मतलब समझ लीजिए जो अगर गार्जियन आपके हैं ना, माता पिता आपके सामने आपको डांट लगाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आप अगर आपके अच्छे कर्म है ना तो बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं कि मेरा बेटा ना सुबह उठता है, सुबह उठ करके ये काम करता है, मेरी बेटी ना सुबह उठ के पहले ही पूरा खाना वाना बना देती, फिर अपना पढ़ने बैठ जाती है। तो ये सभी संस्कार है बच्चों जीवन में, और क्या है, एक दिन आए हैं फिर हमारे साथ कुछ जाने वाला तो है नहीं, है ना। सिकंदर आया, सिकंदर यही तो हुआ था। महाराजा पोरस जो हमारे देश के थे, पोरस की बस एक शब्द ने सिकंदर के मनोवृत्ति को बदल दिया था। सिकंदर जो देश अपना जीतने चला था, पूरे विश्व को जीत करके आया था, लेकिन भारत देश को नहीं जीत पाया क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे महाराजा वंशज थे कि उनके सामने वो नतमस्तक हो गया उनकी भावनाओं के आगे। कहते हैं जहां पर बल से नहीं जीता जाता वहां पर भावनाओं से जीत लिया जाता है। महाराजा पोरस ने कहा, बल्कि पोरस शस्त्र विहीन खड़ा हुआ था सिकंदर के सामने, लेकिन वो अपने राज्य दरबार में था। पोरस ने अपने सिकंदर से कहा था कि जब तक इस शरीर में रक्त की एक भी बूंद है तो तुम इस भारत को नहीं जीत सकते, और अगर मेरी रक्त की एक बूंद इस धरा पर गिरी तो सिकंदर मैं तुम्हें ललकार कर कहता हूं इस रक्त की बूंद से एक नया पोरस जन्मेगा और तुम्हारा संहार कर देगा। और उस समय इस भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली शासक थे महाराजा पोरस। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला के आसपास पूरा उत्तरी भारत का क्षेत्र उनका हुआ करता था। तो सिकंदर ने सोचा हमारे सामने शस्त्र विहीन महाराज पोरस, आप अभी इस समय शस्त्र विहीन है, फिर भी इतनी आवाज में तेज, इतना आत्मविश्वास कि अगर मैं आपको हरा लिया तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं अब भारत पर शासन कर लूंगा, लेकिन इतने आत्मविश्वास ने मेरे मनोवृत्ति को बदल दिया कि इस मातृभूमि के लिए समर्पण हो जाना किसे कहते हैं, ये तुमने उदाहरण प्रस्तुत किया है महाराजा पोरस। उनको नमस्कार करके, उनको प्रणाम करके सिकंदर वापस लौट जाता है, लेकिन नदी के किनारे ही, नदी के तट पर उसकी तबीयत इतनी बिगड़ती है कि वो बीमार हो जाता है। लेकिन जाते जाते कहता है कि मैंने जितना सोना कमाया है, मेरा जब ये निकले जनाजा तो वो सारा सोना, वो सारी दौलत उस पथ पर बिछा दी जाए, मेरे ताबूत से हाथ मेरे बाहर निकाल दिए जाए, हाथ खुले रखे जाए ताकि लोग देख सकें कि सिकंदर ने जीता तो बहुत कुछ, लेकिन जाते हुए उसके पास कुछ नहीं था। प्यारे साथियों, इसलिए मेहनत करना तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और निष्ठा से अपने आप के जीवन को सफल बनाने के लिए, लालच और स्वार्थ के लिए। लालच और स्वार्थ यही कि हम जीवन में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। लव यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।